नमस्कार, गुड इवनिंग। 7 मई 2020, 7 मई 2020 और आपके सामने एक बार फिर से अमित शेखर। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है, कई मायनों में। हाय विकी। अ, 2 बड़े महान लोगों का जन्म हुआ और हमारे घर में भी एक नए इंसान का आगमन हुआ है आज के दिन में। तो मेरी बहन है मोना, उनको दिल्ली में बेटा हुआ है आज के दिन में, तो उनको बहुत-बहुत बधाई है। और सुबह से ही चल रहा था कि बच्चे का नाम क्या होना चाहिए। हमारा फेवरेट काम होता है ना बड़े लोगों का, जैसे कोई नाम रजिस्टर्ड करना, तो मैंने तो सुझा दिया है गौतम या बुद्ध। तो आज जो बुद्ध जयंती है और नमस्कार पुष्कर भाई। मतलब बुद्ध की कमाल बात ये है कि उनका जन्म भी आज ही हुआ है। आज के दिन ही उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी और ये भी कहा जाता है कि आज के दिन ही वो महापरिनिर्वाण भी हुआ था उनका, इस दुनिया से जाना। और तो इसलिए बुद्ध जयंती मनाई जाती है। तो जो भी मेरे बौद्ध धर्म मानने वाले लोग हैं या आप सबको, बुद्ध को तो अपने दशावतार में भी गिनती की जाती है हिंदुओं में, तो आप सबको बुद्ध जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दूसरे एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसान है जिनकी आज जन्म दिवस है, वो हैं भारत रत्न, नोबेल प्राइज़ विनर रवींद्रनाथ टैगोर जी। तो उनका भी जन्मदिन है आज, तो उनको भी अपनी तरफ से, हमारी तरफ से, आप सबकी तरफ से बहुत-बहुत श्रद्धांजलि। एक लालसा है दिल में कि कलकत्ता जाएँगे तो एक बार उनकी जो ठाकुरबाड़ी बोलते हैं जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वहाँ जाएँगे। और शायद अगर मेरे मित्र सुजीत दत्ता जी सुन रहे होंगे तो उनका घर बिल्कुल पास में ही है। अब दत्ता जी का घर क्या बताऊँ, महल ही है समझिए। 100 से ज़्यादा कमरे हैं, 100 साल पुराना है और उसमें पूरी 144 लोगों की फैमिली रहती है। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू बी देयर एंड सी कि दत्ता जी का घर कैसा दिखता है। वैसे एक ट्रिविया बता दूँ आप सब लोग को जो भी कोलकाता में है, सुजीत दत्ता जी के घर पे देवदास फ़िल्म की शूटिंग हुई थी। तो इतना शानदार घर है, तो उम्मीद है लॉकडाउन खुलने के बाद दत्ता साहब के घर पे एक बार जाना बनता है। तो जो भी लोग शामिल हो गए हैं आज, विकी, पुष्कर भाई, ध्रुव ज्योति, थैंक यू, सौरभेंद्र, थैंक यू सो मच, थैंक यू राकेश जी। अ, राजीव कुमार जी बोल रहे हैं वो 9वें अवतार हैं दशावतार में। सही कहा आपने, और दशावतार में शायद 10वें तो कल्कि आते हैं, उनके बारे में बताइएगा ज़रा मुझे। तो आज की टॉपिक जो है वो पेरेंटिंग वाले एपिसोड का तीसरा है। वैसे एक दिन बीच में तकलीफ हो गई थी, तो आज ये ऐसी चीज़ है जो मैं कब से लिख के रखा हूँ। हर दिन कोशिश करता हूँ यहाँ तक जाऊँगा, लेकिन वहाँ से फिर कुछ और करके निकल जाता हूँ। एक होता है ना, एक बड़ा-सा ड्रैगन जिसको स्ले करना होता है। आपको मालूम है कि इसको लिए बिना पाके बढ़ नहीं सकते हैं, बट आप में उतनी हिम्मत नहीं आती कि उसको टच करें। आज कोशिश करेंगे, क्योंकि आज हमें ये पेरेंटिंग वाले टॉपिक की समाप्ति करनी है। तो आप सब लोग का साथ चाहिए होगा और इसको थोड़ा लाइट करने के लिए मैं इसमें से कुछ एलिमेंट्स हटा दूँगा। साथ में कुछ टिप्स लेके आएँगे जो कि नए पेरेंट्स बने हैं, दे कैन गेट सम इनसाइट्स इनटू बीइंग अ सक्सेसफुल पैरेंट। तो करते हैं, देखते हैं उसको, राइट? थैंक यू समीर जी, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। हाय सुप्रिया, प्रवेश भाई, हेलो। तो हमने आप कल 3 चीज़ें बोली थी आपको चेक करने के लिए, क्लोज़नेस, कनेक्शन एंड ऑनेस्टी फ्रॉम द 3 टॉप केयरगिवर। उम्मीद है आपने वो किया होगा, नहीं किया कोई बात नहीं, आगे भी कर सकते हैं। कुछ एलिमेंट्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ जो कि वो पेरेंटिंग, कॉन्शियस पेरेंटिंग कोर्स करने के दौरान जानने और देखने का मौका मिला था। और ये सब जो भी पेरेंट्स आप जिनके छोटे बच्चे हैं, आप जब सब जो सुन रहे हैं, वो सब थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करें और इसको ध्यान से देखें। आपके घर में फीलिंग्स को कैसे प्रोसेस किया जाता है? जो भावनाएँ हैं, उनको प्रोसेस कैसे करते हैं? खासकर दर्द, पेन। क्या बच्चों को या बड़ों को भी ये आज़ादी है कि वो अपनी पेनफुल जो फीलिंग होती है, वो एक्सप्रेस कर पाएँ कि उसको दबा के रखा जाता है? कल्चर कैसा है? कोई तकलीफ में है, तो क्या वो ओपनली आके शेयर कर सकता है कि ये मर्द को दर्द नहीं होता वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है? वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर किड्स। डू दे फील दैट freedom to express the pain or the anguish through which they are going? Point number one. So, how is pain or feelings as a general expressed
इन द फैमिली, किस तरह की फ्रीडम है लोगों को। सेकेंड थिंग, हाउ डू एक्सप्रेस लव, कल्चर क्या है? हाय रितेश भाई, कल्चरली क्या लोग फ्री हैं एक दूसरे को, आप अच्छे लगते हैं मुझे, आई लव यू, बच्चों को क्या सुबह में आप बिना किसी कारण के आई लव यू बोल सकते हैं? उनके बिना कुछ बोले भी क्या उनको आई लव यू कह सकते हैं? सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजीव जी बोले मोस्टली नॉट। आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी, आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। So these are some conscious parenting changes which I'm going to suggest and request all of you to follow. कि आपके घर में वो दर्द को दिखाने की कैपेसिटी सब में होनी चाहिए। What I'm going through, that's family. पुष्कर भाई बोल रहे हैं मैं माँ से ज्यादा शेयर करते हैं। ये पैराडाइम थोड़ा चेंज करना चाहिए दोस्त। बाप भी उतने ही केयरिंग होते हैं और शायद बाप को अपना शेयर कभी नहीं मिल पाता। वो जो श्रेय का होता है ना, बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं, बहुत सारी तकलीफ उठाते हैं, फैमिली को सब कुछ देना, तो माँ को प्यार भी मिलता है और माँ को कभी-कभी सुनना भी पड़ता है आपका बच्चा अच्छा नहीं हुआ, बट बाप का भी उतना ही बड़ा रोल है। तो हमारी जनरेशन में ये चेंज हो जाना चाहिए कि बच्चे कंफर्टेबल फील करें, बाप हो कि माँ हो, किसी से भी आके बात कर पाए, राइट? और जो यंग पेरेंट्स सुन रहे हैं, मुझे आप लोगों से ज़्यादा उम्मीद है। हमने तो अभी हमारे बच्चे कुछ 12-14 साल के हो गए, आप लोग के जो 5, 6, 7 के हैं, तो अभी से ज़्यादा दूर आपको दूरी तय करनी है। राजीव जी बोले फॉर मी बट फॉर रेस्ट पेन एंड लव आर ऑल एक्सप्रेस्ड बाय डिफरेंट वेज। ओके, फेयर एनफ। सो एक बार ख्याल रखिए, हाउ इज लव एक्सप्रेस्ड एट होम? क्या सहज माहौल है जिसमें लोग एक दूसरे को झुक कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में कुछ बोल सकते हैं, कि बहुत ही सीरियस माहौल रहता है घर का? ये चेक करने की बात है। तीसरी चीज, आपके बच्चे आपसे जिंदगी के बारे में क्या मैसेज मिल रहा है उनको? व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज? कुछ दिन पहले हमने फेसबुक पे एक सवाल पूछा था लोगों से कि अगर आपको एक शब्द में बताना पड़े कि जिंदगी के मायने क्या हैं, इन वन वर्ड, आप वापिस सबको आज चैलेंज कर रहा हूं, एक शब्द में क्या आप बता सकते हैं कि आपके लिए जिंदगी के मायने क्या हैं? मुझे मालूम है ये डिफिकल्ट होगा कि ये इतनी बड़ी जिंदगी को, हालांकि मेरे हिसाब से बहुत छोटी होती है, इतनी बड़ी जिंदगी को अगर आपको एक शब्द में किसी को बताना पड़े कि आपके लिए जिंदगी के क्या मायने हैं, व्हाट्स वन सिंगल वर्ड which comes to your mind? Then we'll proceed ahead. Quickly type in, आपके लिए जिंदगी के मायने क्या हैं, right? ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि आपको अर्ली जो बचपन है, जिसमें अभी छोटे हैं आप, तो आपको किस तरह की मैसेज मिल रही है अपने पेरेंट्स से कि जिंदगी कैसी है? माय फादर इज ऑलवेज नोन अबाउट माय पेन। अच्छी बात है। नायक साहब बोल रहे हैं जिंदगी का मतलब सेक्रीफाइस है। साहब आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि सेक्रीफाइस है जिंदगी का मतलब? थोड़ा लाइट डालिएगा। रितेश राठौड़ जी बोल रहे हैं लव एंड रिस्पेक्ट, आई लाइक दैट डेफिनेशन। सुप्रिया शेट्टी जी बोल रही हैं जिंदगी के मतलब है टुगेदरनेस एंड हैप्पीनेस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आप अलग अलग जो आपके जो मायने हैं जिंदगी, जो आप डिफाइन करते हैं। नमस्कार। कुछ लोग ये भी बच्चों को सिखाते हैं ना, जिंदगी एक संघर्ष है, लाइफ इज अ स्ट्रगल, जल्दी से सब कुछ नहीं मिलता है। ये जो मैसेजिंग आपकी है ना, ये आपके बच्चों के लिए बड़ी क्रिटिकल होती है। तो क्या आप उनको क्या, जैसे अभी उनको बचपन से आप बताएंगे जीवन एक संघर्ष है, तो वो उस संघर्ष की तैयारी करेंगे, विच इज नॉट इंटायरली ट्रू। हाँ, नॉट इंटायरली ट्रू हो सकता है। अब नायक जी, आप, मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ, आप बोले जीवन एक सेक्रीफाइस है, बट ये प्रीमाइस लेके बच्चा तो हमेशा ये सोचेगा कि मुझे पूरी जिंदगी सेक्रीफाइस करनी है। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो ये मैसेजिंग पे ध्यान देना है, खासकर उन लोगों को जिनके बच्चे छोटे हैं। तो जीवन तो एक जर्नी है, ब्यूटीफुल जर्नी बोल सकते हैं। एक
प्यार का गीत है, सबको गाना पड़ेगा, गाना ही है, राइट? तो किस तरह की मैसेजिंग है? अब इस मैसेज में बाकी चीजें भी आ जाती हैं कि बच्चों को क्या मैसेज मिल रहा है, सोसाइटी कैसी है, अच्छी है, बुरी है, दोस्त कैसे होते हैं, रिश्तेदार कैसे होते हैं, अ, अ, बाहर की दुनिया कैसी है, ट्रस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सारी जो मैसेजिंग है, ये बच्चे इसी से लेते हैं कि उनके घर में बचपन में उनको किस तरह से हम अभी मैसेज दे रहे हैं, अकॉर्डिंगली दे शेप अप देयर लाइफ। सो अरविंद शर्मा जी बोल रहे हैं फैमिली एंड हैप्पीनेस, फैंटास्टिक। अभी मैं थोड़ा एक ट्रैक चेंज करता हूँ। तो जीवन, ध्यान रखिए, क्या मायने आप बच्चों को बता रहे हैं, उनके लिए वही सही होगा। जो पेरेंट्स हैं ऑलरेडी, आप अभी वो शोडाउन याद कीजिए कि लास्ट टाइम मैं बच्चे के ऊपर बहुत जोर से कभी चिल्लाए थे। बहुत जोर का चिल्लाए होंगे, झगड़ा हुआ होगा। इमोशनल जो रिएक्शन हुआ है आपका, क्या वो कम नंबर की वजह से हुआ, या उन्होंने मारपीट की किसी से उसकी वजह से हुआ, या घर में कुछ तोड़ दिया उसकी वजह से हुआ, या क्या शैतानी की उसकी वजह से हुआ? व्हाट वाज द लास्ट मेल्टडाउन? और उस एक क्षण में आपके अंदर जो चेंज आए, आपके अंदर जो परिवर्तन आए, वो किस चीज़ से ट्रिगर हुए थे? वो आपका गुस्सा था कि आप एक पैटर्न फ़ॉलो करते हुए गुस्सा दिखा रहे थे? सोचिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या आप किसी भी एक डिफिकल्ट सिचुएशन में जब भी बच्चों पे चिल्लाते हैं, गुस्सा होते हैं, तो आपका नेचुरल रिएक्शन है कि आप एक जो पैटर्न है उसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, फ़ॉलो करते जा रहे हैं? लाइफ इज़ ऑलवेज़ अबाउट एनलाइटनमेंट एंड जॉय। सही बात है, एनलाइटनमेंट की बात करने वाला दिन भी है आज, बुद्ध पूर्णिमा। और उनकी कहानी आएँगे, हम लोग कभी बात करेंगे, जो गौतम बुद्ध जी की जो कहानी है। और बिहारियों के तो काफ़ी करीब हैं वो, हमारे यहाँ गौतम बुद्ध महावीर दोनों हुए हैं, बट कहीं हमने रास्ता खो दिया है बीच में से। आज जिस हालत में बहुत सारे लोग बाहर में घूम रहे हैं, और तो हमें लगता है हमने वो जो मोरालिटी का पार्ट, वो जो एक धर्म धम्म का जो साथ था, वो कहीं न कहीं छूट गया है। वापस उसको पकड़ने की ज़रूरत है, आएँगे, आएँगे आगे। पॉइंट आगे वाला, क्या जब भी आप घर में होते हैं एज़, खासकर ये जो पेरेंट्स हैं, बाप हैं, उनसे पूछूँगा, माँ से तो बच्चे क्लोज़नेस फ़ील करते ही हैं। व्हेन यू आर अराउंड, डू द किड्स फ़ील सेफ? आपके आस-पास में कि आपके आने से बच्चों के व्यवहार में कुछ परिवर्तन होता है कि नहीं, पापा आ गए तो अभी बिहेवियर चेंज हो जाना चाहिए? गौर कीजिए। हालाँकि होना नहीं चाहिए, ये पुरानी बात हो गई। ध्रुव ज्योति बोले हैप्पीनेस, गुड। नेक्स्ट पॉइंट, डू योर किड्स हैव द फ्रीडम टू डिस्प्ले गुड और बैड मूड? जैसे हमारे मूड्स कभी-कभी स्विंग ऊपर होते हैं, कभी नीचे होते हैं, बच्चों के भी होते हैं। बट हमें हमारे मूड्स दिखाने की आज़ादी है, बच्चों को ये आज़ादी क्यों नहीं है? उनसे हमेशा एक्सपेक्टेशन क्यों होती है कि बच्चे एकदम डिसिप्लिन में रहने चाहिए और हमेशा हँसते हुए अच्छे मूड में होने चाहिए? उनका भी मूड स्विंग होता है ना? तो क्या उन्हें वो फ्रीडम है कि वो बिना इस चिंता के कि मुझे जज किया जाएगा कि अभी मैं इस मूड में बैठे हूँ या बैठी हूँ, तो मेरे माँ-बाप सवाल पूछेंगे क्यों हो ऐसे? थोड़ी देर तक तो खुशी और दुःख दोनों को अनुभव करने की छूट तो होनी चाहिए। इंडिपेंडेंस है ना, फ्रीडम है ना। तो मैं एक चीज़ जो अक्सर यस देयर, दैट्स गुड। आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ महावीर, दैट इज़ वैशाली। बहुत बढ़िया। वैशाली देखिए, हमारा राजीव जी आना रह गया है। मैंने सुना है वहाँ पे जापानीज़ लोगों ने बहुत सारे निर्माण कार्य किए हैं। तो अगली बार जब भी, इनफैक्ट आज हम बात करें, हमें अभी बिहार में होना चाहिए था, बट अभी देखते हैं कभी मौका मिलता है। टिकट वैसे ही है वो रखी हुई 1 साल तक के लिए, तो उसको हम इनकैश नहीं करेंगे, वापस जाने की कोशिश करेंगे जब भी नॉर्मल होता है तो। वापिस आते हैं मूड के बात पर, तो बड़े लोगों में मूड स्विंग्स होते हैं, उनको दिखाने की आज़ादी है, छूट है घर के अंदर में, बच्चों को भी वो छूट है कि नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ी देर के लिए अगर बच्चे को रोने का मन आ रहा है, तो इमीडिएटली शांत कर देना भी अच्छी बात नहीं है। फीलिंग्स, इमोशंस जो हैं, वो दिल से निकलने भी चाहिए। तो क्या रोने की भी आज़ादी है, जिस तरह से हँसने की आज़ादी होनी चाहिए? बहुत इम्पोर्टेंट है।
क्या एक घर में ऐसा माहौल है जिसमें कि बच्चे फ्रीली जो करना चाहें कर सकें? कोई डांस करने का मूड है, टीवी देखने का मूड है, म्यूजिक थोड़ी लाउड करके कूदने का मूड है, क्या वो कर सकते हैं? सोच के देखिए, जवाब मत दीजिए। क्या उनको हमेशा एक ऐसा लगता है कि वो घर में ना रह करके एक ज़ू में है, चिड़ियाघर में, जहाँ पे एक हंटर लेके कोई आदमी उनको हमेशा सिखाता रहता है, ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसे चलो। ये ऐसा है क्या? ये भी देखिए आप में है कि आप दोनों सेट ऑफ पेरेंट्स में किसी में बिहेवियर है क्या? ये ऐसा रहना चाहिए, बेड वैसा रहना चाहिए, थोड़ी फ्रीडम होनी चाहिए। आई एम नॉट अगेंस्ट स्ट्रक्चर, आई एम नॉट अगेंस्ट डिसिप्लिन एट ऑल, बट अति नहीं करनी है उसकी। डू दे शेयर द डीपेस्ट वरी और बिगेस्ट हैप्पीनेस विद यू और फ्रेंड्स? बच्चे अपनी सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ा दुख आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं या उनका आउटलेट कुछ और है? कई बार समय बीतने के बाद पता चलता है कि आउटलेट कुछ और था, नतीजे गलत भी हो सकते हैं। ध्यान रखें इसका। कम्युनिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं एक बड़ी डीप सी चीज में जा रहा हूं। ये टास्क को करने के लिए मुझे बहुत समय लगा था। इसमें 3 लेवल हैं एंगेजमेंट के, लाइट एंगेजमेंट, मीडियम एंगेजमेंट एंड फुल एंगेजमेंट। तो मैंने फुल एंगेजमेंट की थी। इसमें आपसे सवाल कुछ कुछ हैं जो मैंने कुछ सारे जवाब नहीं पढ़ के सुनाऊंगा, कुछ चीजों के जवाब जो मैंने लिखे हैं वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपने कुछ चीजों के डेफिनेशन लाइफ में कैसे बनाए हैं वो डिसाइड करेगा कि आप वो डेफिनेशन अपने बच्चे पे कैसे लगाते हैं। जैसे सबसे पहला सवाल, और ये ये हम कल्चरल जो आर्किटाइप है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कल्चरल आर्किटाइप हमारे लिए क्या मायने रखते हैं, हमने वो कहां से सीखे, उनको हमने कैसे अडॉप्ट किया, और हमारी वो जो बिलीफ है एज ए पेरेंट वो हमारे बच्चों को कैसे इंपैक्ट करते हैं। कल्चरल आर्किटाइप नंबर 1, ये देखिए हम लोग बात कर रहे थे मैट्रिक्स के अंदर होना, मैट्रिक्स के बाहर होना, तो मैट्रिक्स के अंदर की बात हो रही है। जब भी मैं आप सबके साथ ये पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, आप भी जवाब अपने मन में सोचिएगा। चंचल लिख रही हैं सबका साथ हो और विश्वास हो, बस फैमिली। बहुत ही अच्छी परिभाषा है आपकी, सबका साथ हो और सबका विश्वास हो तो परिवार अच्छा हो सकता है और ये जीवन भी अच्छा है। फाउंडेशन है ट्रस्ट और कोऑपरेशन जो है। तो सबसे पहला आर्केटाइप जो है जिसके पीछे पूरी दुनिया भागती है वो है सक्सेस। तो सक्सेस के मायने आपके लिए क्या है? अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो मैंने जो अपने सक्सेस के मायने लिखे मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसे की आजादी होनी चाहिए, घर, नौकरी, राइट, अच्छी नौकरी, सोशल रिकॉग्निशन होनी चाहिए, समाज में थोड़ी पहचान होनी चाहिए, थोड़ा ढेर सारा पैसा होना चाहिए। तो ये मेरे लिए सक्सेस के मायने हैं। ये कहां से सीखा मैंने? किसी से सीखा होगा, तो कहां से सीखा? तो मैंने लिखा है सोसाइटी से सीखा है, पेरेंटिंग से, कंडीशनिंग जो थी, और बचपन जो बीता उसमें भी सीखा कि पैसे का इंपॉर्टेंस क्या होता है। गरीबों वाला बचपन नहीं रहा लेकिन बहुत अमीरों वाला भी नहीं रहा, स्ट्रगल्स हुए अपने अपने तरह के, तो वहां से सीखा। अभी तीसरा सवाल है कि हाउ डज दिस बिलीफ अफेक्ट योर रिलेशनशिप विद द चिल्ड्रन? कि मेरी सक्सेस की जो परिभाषा है ये मेरे बच्चों को किस तरह प्रभावित करती है मेरी सोच से। मेरा बहुत ही सिंपल सा है, बाहर में दोनों सुन रहे होंगे, दे शुड बी मोर सक्सेसफुल देन मी। अब देखिए मैंने एक्सपेक्टेशन डाल दिया उनके ऊपर में कि मेरे से ज्यादा, बट ये हर माँ बाप चाहते हैं ना कि उनका बच्चा है उनसे एक कदम आगे बढ़ जाए। तो ये मेरी परिभाषा। दूसरी ये थी सक्सेस। दूसरी अचीवमेंट, व्हाट डज इट मीन टू मी? तो आप भी अपने अपनी एक्सरसाइज करते रहिए कि सक्सेस के मायने क्या है आपके लिए, और अचीवमेंट, व्हाट डज इट मीन टू मी? अचीवमेंट मेरे लिए है बीइंग ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री। इतिहास में जब भी कोई उठ के देखे तो मुझे बोले कि ये सही तरफ के थे, और रिकग्निशन जो है वो 100% वर्क में होनी चाहिए। वेयर डिड इट कम फ्रॉम? तो बचपन में कुछ लोगों को देखा जो कि काम तो नहीं करते थे बट ज्ञान बहुत देते थे, तो मैंने तभी एक डिसाइड किया था कि ज्ञान कम, काम कुछ ज्यादा करेंगे, देखते उसमें कहां तक सक्सेसफुल हुआ है। बट ये बचपन में कुछ लोगों को देखा कि
काम खुद नहीं किया बट दुनिया भर को सिखाया, तो मैंने बोले ये नहीं करनी है। अब ये बिलीफ जो अचीवमेंट की है वो मेरे बच्चों को कैसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, देख लेते हैं। यस, रिस्पेक्टेबल जॉब फॉर मनी एट द सेम टाइम ट्रस्ट इन रिलेशनशिप। काफी अच्छे गोल हैं राजीव जी आपके, बिल्कुल, और सस्टेनेबल भी लगता है। तो बच्चों में आई वांट देम टू एंजॉय लाइफ नोइंग इट्स नॉट जस्ट हार्ड वर्क बट बिलीव्स एंड थॉट्स। तो मैं बोलता हूँ अचीवमेंट के बारे में बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि जिंदगी खाली एक हार्ड वर्क नहीं है, संघर्ष नहीं है, इसमें फन भी होता है, और ये सब डिपेंड करता है आपकी बिलीफ कैसी है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि उनके दिमाग में ऐसी बिलीफ जाए कि बहुत मेहनत करने से पैसे आते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिनको पैसे ऐसे ही आ गए। और मेरी तो एक ये भी सोच है कि हम आप सब लोग अपने बच्चों को इस ऐसे मुकाम पे छोड़ के जाएं कि उनको ये डे टू डे लिविंग के लिए चिंता नहीं पड़े। दे शुड बी गिविंग द वर्ल्ड व्हाट इज नीडेड। कुछ नई इन्वेंशन करें, कुछ नई चीज बनाए, दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएं, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस सेम 9 to 5 जॉब। नहीं, ऐसा कुछ लेगेसी छोड़ के जाएंगे कि उनको वो आगे उसको बढ़ाएं अगर उनकी मर्जी हो तो, अदरवाइज रास्ता उनका अपना रहेगा बिल्कुल। Alright, but for me they do whatever they want. Very good. So that's achievement. Now point number 3, what does happiness mean to me? मतलब जिंदगी मेरे लिए खुशी के क्या मायने हैं। तो मेरे सवाल के जवाब में मैंने लिखा है बीइंग जॉयफुल एंड डू थिंग्स आई लव। मतलब हमेशा उत्साह में रहना, वो चीजें करने की फ्रीडम जो मैं करना चाहता हूँ, म्यूजिक, गार्डनिंग, रीडिंग, ये मेरे लिए हैप्पीनेस है। बच्चों के साथ समय बिताना हैप्पीनेस है। ये कहाँ से सीखा आपने? तो ये नेचुरली केम। माय बाबा वर जॉयफुल इन स्मॉल थिंग्स। यहाँ पे बाबा की बात याद आ रही है। वो छोटी छोटी चीजें करते थे और बड़े, मतलब वो खुद से एक कसेली काट के खाना उनको बहुत मजा आता था। और हम भी छोटे बच्चे थे, हम उनके पास चले जाते थे, थोड़ा सा दे दीजिए। तो लौंग, इलायची और कसेली हमेशा उनकी जेब में रहा करती थी। सुपारी जो होती है ना, वो सुपारी काट के खाते थे। उनकी एक और हैबिट थी, वो शाम को बैठ के लाल पेन से ओम नमः शिवाय लिखते थे कॉपी के ऊपर में। मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग होता था वो। कुछ लोग होते हैं ना मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ ऐसे, वो बाबा खाली बैठ के ऐसे ऐसे लिखते रहते थे। उनकी डिस्कोर्सेस होती थी हमारे कहीं, मतलब कोई भी साधु संत कोई आए तो उनको पता था कि शिव प्रसाद बाबू के दरवाजे के ऊपर जाना है, बहुत आदर मिलता था उनको। शायद ही कोई साधु या संत आए जो बिना खाए चले जाएं या जिनको दक्षिणा ना मिलती हो, जहां तक यथासंभव उनकी जो होती थी। तो खुश रहने वाला जॉयफुल नेचर जो है ना, फनी भी थे। उनका एक और भी बड़ा अच्छा शौक था कि कुछ लोग जो जानबूझ के जो नशा वशा करते हैं ना, तो उनको बिठाते थे वो, और कभी उनको गाना गाने बोलते थे, कुछ और चीज करने को। बड़ी फनी चीजें भी थी बचपन की जो। तो वो हैप्पीनेस वाली, वो मुझे याद है कि मैंने उनसे छोटी छोटी चीजों से खुशी उनसे सीखी। बच्चों में क्या आप देखना चाहेंगे खुशी के बारे में? तो मेरी जो डिजायर है, मैं चाहता हूँ कि हमेशा मेरे बच्चे खुश रहें। अभी कहाँ तक वाजिब है पता नहीं, क्योंकि हर की जिंदगी में ऊपर नीचे तो होता है कांटा, हमेशा कांटा एक जैसा नहीं चलता। बट एज अ पेरेंट मेरी डिजायर है कि मेरे बच्चे खुश रहें। हैप्पीनेस। नंबर 4, वेल्थ, पैसे, संपत्ति, उसके बारे में आपके क्या ख्याल है? मैंने लिखा ये जिंदगी का सबसे पहला क्राइटेरिया होता है जीवन का, कि ये संपत्ति, एक जो रोटी कपड़ा मकान सेट होने के बाद ही आदमी आगे की बात सोच पाता है ना, ऐसा नॉर्मली बोलते हैं। हालांकि जो रोड पे रहने वाले लोग हैं वो भी बड़े स्पिरिचुअल हो सकते हैं। एक और चीज मैंने गौर करके देखी है कि जो जितने गरीब होते हैं धर्म में और इंसानियत, जो रिचुअल्स है उनमें उनकी आस्था उतनी ही ज्यादा होती है। मैं आज भी नहीं भूल सकता, एक अपनी जिंदगी के डिफिकल्ट दौर में बैंगलोर की कंपनी के छोटे से इंटरव्यू में गया था। वहां गेस्ट हाउस में एक बंदा रहता था जो यंग था। पूरे दिन में वो 3 केले खा करके जिंदगी निकालता, बट रात भर वो धर्म की किताब पढ़ता था, एकदम ऐसा हिल हिल के। और मैंने जब उनके विचार पूछे तो बड़े विस्फोटक विचार थे। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि अरे बाप रे, ऐसे लोगों को ही आदमी कुछ पैसे देकर, कुछ खाना देकर के इनकी थॉट को और एक्सप्लोसिव बना सकते हैं। तो वेल्थ, बचपन में 2 बड़े इंपॉर्टेंट लोग हैं मेरे लाइफ में, उन दोनों की बातचीत मैं सुनी। और वो दोनों बात कर रहे थे कि अगर कोई इंसान जो है, अगर उसके पास संपत्ति नहीं है, आई मीन उसके हाथों में पैसा नहीं है, तो उसकी इज्जत नहीं रहती है। बचपन में सुन ली थी, दिमाग में रह गई। तो ये आया और मन ही मन ये सवाल भी चल रहा था कि आप मिला के भी देख सकते हैं कि एक पति जो पैसे कमाए और एक पति जो पैसे ना कमाए, उन दोनों की जो
ट्रीटमेंट होती है वो बहुत ही अलग हो जाता है। एक इंसान जो दुनिया के मायनों में सक्सेसफुल है, सब कुछ कर पा रहा है, और एक जो दूसरी तरफ से कुछ ऐसी चीजों से अपना जीवन व्यसन कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, जो कि वो कमा नहीं रहे हैं बट उनको कहीं से मिल रहा है, तो एक पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। हालांकि मैं उससे सहमत नहीं हूं, ये भी सोसाइटी का आर्कटाइप है, बट उसमें सवाल के जवाब में मैंने ये लिखा। वेल्थ के बारे में मैं बच्चों को क्या, मेरा उनसे रिलेशन कैसे इफेक्ट होगा, मैं उनको वो सब देना चाहता हूँ जो वो डिजर्व करते हैं। ये डिजर्व वो रखा है मैंने, उनको मैं सब कुछ देना चाहूंगा जो वो डिजर्व करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज ब्यूटी। सुंदरता जो है, इसके बारे में आपके ख्यालात क्या हैं, और ये ख्यालात कहाँ से आए? तो यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लिखा है मैंने, ब्यूटी और सुंदरता है ना, इसकी जो परिभाषा है ये बहुत हद तक दादी से सीखा है। तो मेरी दादी ना, तो चूंकि काला रहता था तो उसको तो इंसान ही नहीं समझती थी। मतलब जो काला है वो राक्षस है, और ये तभी बचपन में तो नहीं समझ में आता, लेकिन जब भी आपकी होराइजन बड़ी होती है, बाहर निकलते, तो आपको लगता है कि नहीं यार, इस दुनिया में तो अलग अलग तरह के लोग हैं। और जो चेहरे का रंग है, जो बॉडी की फीचर्स है, ये इंसान खुद से तो नहीं डिसाइड करता ना, वो तो उसके साथ पैदा होता है, तो उसमें उसकी भी गलती नहीं। अभी कुछ लोग बोलते हैं 13 की जो तारीख है खराब होती है। अब जो 13 को पैदा हो गया, उसकी क्या गलती है? उसके लिए तो वही दिन जन्मदिन है। तो वैसे हमारे गांव के लोग भोले हैं, दिल के साफ है बिल्कुल। तो जो काला है उसका नाम कालू होता है, जो लंगड़ा होता है उसको लंगड़ा ही जिंदगी भर बताते हैं। हाँ, लोलकट्टा, क्लेफ्ट को लोलकट्टा, मतलब जिंदगी उनको ऐसे ब्रांड कर देते हैं। हालांकि अभी अवेयरनेस बढ़ रही है, तो लोग इसको काफी बुरा मान सकते हैं आज के समय में। तो जैसे विकलांग नहीं बोलते हैं हम लोग, दिव्यांग बोलते हैं ना, तो ये एक प्रोग्रेशन है। तो हमारी जो ब्यूटी की परिभाषा है वो तो बचपन की है, उसमें तो सेट पैरामीटर की सफेद चमड़ा, नाक नक्श ऐसे अच्छे तो होना चाहिए, जो कि एक पूरी कंडीशनिंग है। अगर मेरा जन्म अफ्रीका में हुआ रहता, नाइजीरिया में, और मेरे पूरे परिवार के लोग काले रहते, तो मेरे लिए वही ब्यूटी होती ना। तो आज के समय में वो समझ में आ रहा है। आज के डेट में नॉमी कैम्पबेल भी मुझे उतनी अच्छी लगती है, राइट, जितनी ऐश्वर्या राय लगती है। तो भगवान जैसे जैसे आंखें खोलते हैं, तो उसके हिसाब से सुंदरता के पैमाने भी अलग अलग होते हैं। अब हम अपने एक पड़ोस के देश में गए हुए थे, नाम नहीं लूंगा उनका। वहां पे कुछ लोगों की जो एक नॉर्मल जो बिल्ट है, उसको देख करके तो हमारे यहाँ के जो नॉर्थ इंडिया के बिल्ट है उससे बिल्कुल अलग है। वो दिखने में भी अलग लगते हैं, बट है तो इंसान ही। बट उनसे प्रेजुडिस तो नहीं रख सकते ना। तो बच्चों की ब्यूटी के बारे में, आई वॉज अनकॉन्शियसली फॉलोइंग द डिफॉल्ट ब्लूप्रिंट। तो बच्चे कैसे चाहिए? सफेद सफेद चाहिए, सोच के चला था। कई माताएं होती है जिनको बच्चे पेट में होते हैं तो शंख पुष्पी और क्या क्या खिलाया जाता है, और क्या क्या दवाइयां होती है जिससे बच्चा गोरा पैदा होगा। आई थिंक उसके लिए समय निकल गया, अभी ये सब कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, स्टेटस। उसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? क्या सोचते हैं आप स्टेटस के बारे में? मैंने लिखा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पीस ऑफ एग्जिस्टेंस। बाद में मैंने ये भी लिखा है कि बिहार स्वे, तो हमारे यहाँ तो स्टेटस ही सबसे बड़ी चीज होती है, और उसको मेंटेन करने में आदमी अंदर से कितना भी खोखला हो। जो लोग अपनी बेटी की शादी में पूरी जमीन बेच डालते हैं, और तो और छोड़िए, हमारे यहाँ तो मतलब आदमी का भले इलाज ना करा पाए, लेकिन उसके मरने के बाद भोज बहुत शानदार होना चाहिए। तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये देखा है कि आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई रखी इसलिए क्योंकि बेटी का दहेज दे पाए। हाँ, बेटी को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बना लिया, डॉक्टर बना लिया, लेकिन फिर डॉक्टर और इंजीनियर अपनी जात के, भूमिहार जात के दामाद को उतारने के लिए उनको हो सकता है अपनी पूरी जमीन बेचनी पड़े। तो एक वेब सीरीज आई थी जिसमें एक बिहार का ही केस दिखाया था उन्होंने। लड़का लड़की दोनों बिहारी थे और शादी हुई, और फिर चुपके चुपके करोड़ों की डिमांड रखी गई, तो लड़की उठ के निकल गई। तो अभी आई थिंक वो समय बिल्कुल आ गया है कि प्लीज टेल मी इफ आई एम ऑडिबल। बहुत देर से आप लोग किसी का कमेंट नहीं आया, या तो आप लोग सब बोर हो रहे हैं, या फिर आप सब लोग चले गए। तब तक इधर देखते हैं कौन से लोग हैं। हाय बॉक्सर, हाय मिश्रा जी। ऑल राइट, जस्ट वेटिंग फॉर योर कमेंट। ओके, थैंक यू राकेश शर्मा जी, उम्मीद है बोर नहीं कर दिया मैंने। तो स्टेटस मैंने लिखा था बिहारियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, हम
फाइनेंशियली भरे खोखले रहें, जिस भी हालत में रहें, लेकिन दुनिया में दिखाने के लिए कि वजन है हमारे यहाँ, तो बहुत सारी चीजें लोग उधार लेकर के और अलग चीजें करके कर लेते हैं, खाली ये दिखाने को कि हम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सौरभ, थैंक यू सुप्रिया, थैंक यू रितेश। तो मैं जब भी वहां से यहाँ आया और जब भी मैंने दिन में शादी देखी महाराष्ट्रियन लोगों की होते हुए, कि लड़के की तरफ से भी और लड़की की तरफ से भी लोग आए और एक मैरिज हॉल में आए, 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर शादी खत्म हुई, खाना खाए चले गए, कोई ज्यादा नाटक नहीं, परेशानी नहीं। तो मुझे तो ये बहुत ही चमत्कारी लगा। मैं लगा क्या बात करते हो, और बारात में खाली 20-25 लोग दिन में नाच लिए, काम खत्म। बोला हाँ हो गया, ऐसी शादी हो गई हमारे यहाँ। और फिर मुझे लगा कि अभी भी हमारे बिहार में, यूपी में, आंध्रा में, जो लोग आंध्रा से देख रहे हैं, दहेज इतनी बड़ी बोझ है और एक कुरीति है कि माँ-बाप हमेशा, अभी भी मुझे मालूम है मेरे कितने सारे लोग हैं जो कि अभी ये सोच के चले इतने करोड़ हमें जमा करने हैं या इतने करोड़ हमें लेने हैं। अगर बेटे वाले हैं तो लेने हैं, बेटी वाले हैं तो हमें देने हैं, राइट? तो स्टेटस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रिया बोलती है इंटरेस्टिंग, सो लिसनिंग केयरफुली, थैंक यू सो मच। तो कुछ हैं जहाँ पे अभी जो दहेज लेने वाले, उनको अगर बताऊं कि हमारे जो नायर मित्र बंधु हैं, वहां पे तो इतनी स्ट्रांग है सोशल स्ट्रक्चर कि, और इनफैक्ट इवन सौरभ आप बताइएगा कि मिजोरम में होता है ना, इम्फाल में जहाँ पे नहीं, मेघालय में जहां हम गए थे, कि लड़के जो हैं वो शादी के बाद अपनी लड़की के यहाँ जाते हैं, जिनसे शादी होती है उनके यहाँ जाते हैं। औरतें वहां पे देखा मैंने कि दुकान और बिजनेस चला रहे थे और मर्द तो ऐसे ही घूम रहे थे। दुकान, बिजनेस, सब कुछ औरतें चला रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। और केरला में भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि औरतें सेंटर ऑफ द फैमिली होती हैं और जो संपत्ति का बंटवारा होता है वो लेडीज को होता है, मर्द को हक ही नहीं होता है। तो उसके हिसाब से तो नॉर्थ के हमारे परिभाषा बहुत ही अलग है। संध्या जी कुछ बोल रही है। हाँ अमित, इंटरेस्टिंग टॉपिक, यू आर मेकिंग लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन सच अ सिंपल वे। थैंक यू सो मच। थैंक यू संध्या जी। और बंगाली औरतें भी बहुत स्ट्रांग होती हैं। हाँ, मैंने ये देखा है कि बाऊ माँ, जो दादी होती हैं, जो नानी होती है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। यहाँ पे एक बड़ा ही हम्बल सा रिक्वेस्ट है मेरा, छोटा मुंह बड़ी बात, बट जिस भी घर में मैंने देखा है स्ट्रांग औरतें हैं, वहां पे उनको उनकी जो या तो सास थी या उनकी माँ थी, उन सबके सपोर्ट मिले हैं। तो आज के दिन में भी किसी घर में किसी औरत के ऊपर में अगर कुछ अत्याचार या टॉर्चर होता है या कुछ फेयर नहीं होता है, तो उसमें औरतों को सबसे पहले उठना चाहिए। अगर सारी औरतें एक साथ में, तो हमारे भी सोसाइटी में, बिल्डिंग में हुए हैं, कई वाकये हुए हैं, तो वहां पे मैंने औरतों को, सबको बोला कि आप लोग को खुल के एक दूसरे औरत की मदद करनी चाहिए। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करने वाला है। तो बहुत सारी कल्चरल चीजें होती है। तो स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये स्टेटस हमारे दिमाग में आई कहाँ से? तो बिहारी जमींदारी, प्राइड एंड फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी, ये हमारे यहाँ अभी भी हमारे से ज्यादा उम्र के लोग हैं, वो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। और कल्चर है वहाँ का कि हमारे सामने वो कुर्सी पे नहीं बैठते आज भी, जो मुझे बहुत ही अटपटा लगता है। जमीन पे बैठते हैं, हाथ जोड़कर बैठते हैं। मैंने अपने बचपन में हमारे जहाँ जो काम करने वाले थे, उनको गड्ढे में खाते देखा है। आज आपको ये सुनकर अटपटा लग सकता है, बट उस समय के लिए बिल्कुल नॉर्मल था। हमने लोगों के लिए अलग बर्तन रखे देखे हैं कि जिस चाय कप में हम चाय पीते हैं, वो हमारे यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए अलग बर्तन होते हैं, थे। उम्मीद है ठीक हो गया होगा। मेरे सामने तो मुझे वो नहीं लगता। एट द सेम टाइम, अगर आप लोग सुन रहे हैं तो हाथ जोड़ के आप सबको, अगर आपके यहाँ जाने का हमें मौका मिला है, तो हमें जो इज्जत मिली है, हमें जो प्यार मिला है, आप हमें कहाँ बैठे रखें, तो क्षमा चाहता हूँ। जो भी गलतियां हुई हैं पहले पास्ट में, आप भी उसी एक भगवान के रूप हैं, जिस भगवान के अंश हमारे में है, वो सब आपके अंदर भी हैं। ये अपने बच्चों को भी बिल्कुल समझाएं आप, जो जो भी जिससे छोटे, उनको समझाएं कि सब लोग हैं ना, सब एक जैसे हैं। तो हमारे एक काफी प्यारी सी इंसान है, काम करती है हमारे यहाँ, हमारे बिल्डिंग को साफ रखती हैं, ज्योति नाम है उनका। तो संजय ज्योति, अगर आप सुन रहे होंगे तो हेलो है आपको। अदिति का जन्मदिन था और मुझे इतना अच्छा लगा। अदिति बाहर निकली और उनको ज्योति सामने, ज्योति बिल्डिंग की सफाई कर रही थी, तो अदिति गई और उन्होंने जाके उनका पैर छू लिया। तो ज्योति बहुत जोर से चिल्लाई कि अरे नहीं, क्या कर रहे हो, मेरा पैर क्यों छू रहे हो, आप बेटी हो, पैर नहीं छूना मेरा। तो हमारे बच्चे जो है ना, तभी मुझे लगा कि नहीं यार, इनमें तो डिविनिटी है। उसके दिमाग में
वो हमारे बिल्डिंग में साफ करने वाली जो लेडी हैं और उनकी जो दादी हैं या उनकी जो मम्मी हैं, उनमें उन्होंने फ़र्क नहीं समझा। एक बहुत अ, अच्छा लगा मुझे। तो ज्योति अगर आप सुन रही हो तो अच्छा कीजिए, बहुत अच्छा कीजिए। कुछ अच्छे-अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, ज़रा देखते हैं। इट्स नॉट कुरीति इफ वी आर नॉट सपोर्टिंग गर्ल्स फॉर एजुकेशन एंड ऑल एंड बिहेव इक्वली लाइक बॉयज़। देखिए राजीव जी, इसमें मेरा बहुत ही स्टैंस क्लियर है। मैं दूसरों को तो नहीं बता सकता, बट जहाँ तक खुद की लाइफ में, खुद के आस-पास के लोगों को समझाने की बात है, मैं कर सकता हूँ। हालाँतक दहेज लेना जो है वो बिल्कुल कुरीति है और इनकरेज किसी को नहीं करना चाहिए, कानूनन अपराध भी है। हमारे बिल्डिंग के लोग परेशान हो गए जब इनको मालूम पड़ा कि इस तरह के इतने पैसे जमा करने, तो उन्होंने पूछा क्या गाँव में कोई कंप्लेन नहीं करता? क्योंकि उनके गाँव में अगर कोई कंप्लेन कर दे कि दहेज लिया और दिया जाए, तो शादी कैंसल हो सकती है। तो हम इसी भारत में अलग-अलग कल्चर में रहते हैं, अलग-अलग सभ्यताओं को मानते हैं। सौरभन शर्मा जी बोल रहे हैं करेक्ट इन मेघालय, मणिपुर, women are dominant. Thank you so much. I really appreciate the way you acknowledge all the comments, making it look like a part of your discussion. थैंक यू संध्या जी। तो स्टेटस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिहार के लोग हैं तो मैंने बच्चों को फिर क्या शिक्षा दूं, क्या बनाऊं, तो आई लाइक टू बी सराउंडेड बाय पीपल एंड वांट माय किड्स टू बी हैविंग द हाईएस्ट स्टेटस। अब देखिए ये कैरी फॉरवर्ड है। मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे भी एक अच्छे स्टेटस में रहें, बट वो जिस तरह से हैं और जिस तरह के इंसान बन रहे हैं, मैं खुश हूं उससे। राजीव कुमार, बिटनार कल्चर, बेटियां पाँव नहीं छूती। अच्छी बात है, हमारे यहाँ छूती हैं। पॉपुलैरिटी, आपको जिंदगी में कितनी सफलता, पॉपुलैरिटी चाहिए? व्हाट डज इट मीन टू मी? आई वाज नॉट द पॉपुलर गाय इन चाइल्डहुड बट आई हैक्ड इट। बचपन में शायद पॉपुलर नहीं था, बहुत शर्मीला था, बहुत मेरे एक बचपन के मित्र हैं, मेरे भाई हैं गुड्डू भैया, तो मुझे याद है कि कभी कुछ फैमिली गैदरिंग होती थी या कुछ होता था, तो मैं उनके खाने बोलता था, ये बोलो ना, ये बोलो ना। खुद नहीं बोलता था, उनको जाके बोलता था, तुम बोलो। तो ये कहीं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी। मैंने खुद से हैक किया उसको और शायद कॉर्पोरेट में आने के बाद एक जो सेट पैटर्न था माहौल से निकलने के बाद उसको, और अभी आप सबकी दया और कृपा से 100 लोग, 500 लोग, 1000 लोग जितने ज़्यादा होते तो मुझे उतनी बड़ी ऑडियंस अच्छी लगती है, तो शायद आप सबकी कृपा है उसके ऊपर में। ये कहाँ से आई? Being unnoticed was painful. I started grooming from 14 year onwards. Okay. बच्चों में क्या आप देना चाहेंगे? I want them to be world renowned in their choice of craft. तो मैं चाहता हूँ वो जो चीज चुने मेरे बच्चे, उसमें दुनिया में जाने जाएं। नंबर 1, 2, 3 नहीं बोलना, दुनिया में जाने जाएं। परफेक्ट नहीं हूँ, इसलिए बहुत सारे जवाब गलत भी हो सकते हैं। मैं आप सबको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। प्यार, प्यार के बारे में आपने बचपन में क्या सीखा? डेफिनेशन कहाँ से मिली? इसमें मेरे हर चीज़ को लाइक करने वाले, नोटिस करने वाले और मुझे मोरल स्टोरी सुनाने वाले, मेरे लिए किताब लेके आने वाले हर महीने नई-नई, मेरे लिए चॉकलेट लेके आते थे, टॉनिक लेके आते थे, काजू किशमिश रखते थे मेरे लिए बाबा। तो प्यार मैंने उनसे सीखा बहुत, और सारे प्यार के मायने उनसे ही आए। तो बच्चों में क्या, मैंने तो आई हैव गिवन देम ऑल व्हिच आई वांटेड फ्रॉम माय चाइल्डहुड, तो पूरी कोशिश है देने की। उसके बाद वाला है इंटरेस्टिंग, फैमिली क्या है आपके, व्हाट डज़ इट मीन टू मी? तो बचपन तो काफ़ी स्ट्रगल वाला रहा, पुअर भी था। हालाँकि कोशिश तो की हमारे पेरेंट्स ने सब कुछ अच्छा करने की, बट उम, थे ऊपर-नीचे, उतार-चढ़ाव रहे, तो बहुत ही अच्छा नहीं आ पाया। अभी उसको सुधारने की कोशिश है, सो आई वांट देम टू हैव स्टेबल, रिलायबल एंड सेफ एंड ओपन एनवायरनमेंट इन द फैमिली, जहाँ पे उनको ये फ्रीडम रहे, बोल पाएँ, जो करना है कर पाएँ, मूड्स दिखा पाएँ, अच्छा-बुरा जो फ़ील करते हैं वो कर पाएँ। उनको कहीं किसी दूसरे के यहाँ ना जाना पड़े, मतलब टुकड़ों-टुकड़ों में चाइल्डहुड ना जीना पड़े। तो अभी आज के दिन में जो भी लोग जितने सुन रहे हैं, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स, टू ऑल द रिलेटिव्स जिन्होंने मुझे कॉलेज के दौरान मदद की है, तो मैं कुछ 5-6 लोगों के घर पे अलग-अलग जगह पे पढ़ाई खत्म की है कॉलेज की। उसके बाद तो आप सबको हाथ जोड़ के बहुत-बहुत थैंक्स बोलता हूँ। आप शायद आपका सपोर्ट नहीं होता तो वो एक डिफ़िकल्ट सा जो
समय था वो नहीं निकल पाता। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। शादी, इसके बारे में आपके क्या ख़्यालात हैं और आपने कहाँ से सीखा? तो मुझे लगा कि शादी के मायने ऑब्लिगेशन है, कल्चरल नीड है और एक तरह का रूल है जो सबको फ़ॉलो करना होता है। ये ख़्याल कहाँ से आया? तो मेरे बचपन से हर तरह देखता था कि एक जो स्क्यूड था मैरिज में मतलब बराबर-बराबर नहीं देखा दोनों पार्टनर्स की तरफ से। तो बट बच्चों में आप किस तरह से देखना चाहते हैं, शादी के मायने क्या बताना चाहते हैं, तो आई वांट देम टू चूज़ देयर लाइफ ऑन देयर ओन। ये जो डिसीज़न होगा ये बिल्कुल आपका होगा अगर आप दोनों सुन रहे हैं तो उसमें मेरा कुछ लेना-देना नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि आप खुद से अपने जो सोलमेट्स होते हैं उनको चुनें। बहुत क्लियर हूँ मैं इसमें। ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीज़न है जो आपको ही लेना पड़ेगा। हमारी कोई दखल-अंदाज़ी नहीं होगी। रिलिजन, धर्म के बारे में आपके क्या ख़्याल हैं? तो मैंने लिखा है कि ये पर्सनल बिलीफ है और किसी पे लादने की ज़रूरत नहीं है। कहाँ से सीखा आपने? तो मैंने लिखा है कि बहुत ज़्यादा पूजा करने वाले लोगों को मैंने बचपन में बहुत गुस्से में देखा है। तो एक जो पूजा-पाठ वाला दिन होता है ना, बड़ा टेंस होता था। अब बचपन में डर भी लगता था कि कभी दादा भड़क जाए, कभी दादी भड़क जाए। पूजा होना मतलब एक टेंशन वाली चीज़ होती थी। अच्छी यादें भी हैं, नवरात्रि की, हवन की यादें हैं अच्छी। तो बच्चों के बारे में आप धर्म क्या बताना चाहेंगे? तो मैं खाली ये बोलता हूँ कि बच्चे खुद ही भगवान हैं और ये उनके ऊपर है वो क्या पिक करते हैं, कौन से भगवान को पिक करते हैं। तो यहाँ तक कि मेरे बच्चों की फ्रीडम है कि वो कौन-सा फ़ेथ मेरे तरफ से कोई फ़ोर्स नहीं है उनके ऊपर में। ना ही मंदिर जाने की फ़ोर्स है, ना ही कोई ट्रेडिशन माननी है, आपकी मर्ज़ी है। आप एक्सप्लोर करें, आपको जिस धर्म में आस्था है, जो भगवान अच्छे लगते हैं। हमारे जो अच्छे लगते हैं, हमारे यहाँ हैं वो भोलेनाथ पसंद है मुझे, बट मैं ज़बरदस्ती उनके भोलेनाथ की पूजा नहीं करवाऊँगा। बाकी सारे भगवान हैं हमारे घर में। साईं बाबा का फ़ोटो लगा है सद्गुरु के वीडियो चलते रहते हैं। बाकी मैं उतनी ही ईज़ के साथ कव्वालियाँ सुन लेता हूँ, सूफ़ी म्यूज़िक सुन लेता हूँ। जीसस क्राइस्ट की भी मूवीज़ उतने प्यार से देख लेता हूँ। तो मुझे बच्चों के ऊपर है, वो अपना फ़ेथ खुद सेलेक्ट करें, इतनी आज़ादी है उनको। रिलिजन के बारे में मेरे ख़्यालात बिल्कुल क्लियर हैं। एजुकेशन वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। मैंने अपने हिसाब से लिखा है कि सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। ये कहाँ से सीखा? कंडीशनिंग देखा कि पढ़ो, 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 पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हालाँकि अभी ये कि मालूम पड़ता है कि ये भी एक कंडीशनिंग थी ना, बहुत ज़्यादा पढ़ो, ज़रूरी आप जो अच्छा करते हैं, उसमें अच्छा करें। आप अच्छा गाते हैं, वो अच्छा गा लें। आप सब कुछ 25 सब्जेक्ट पढ़ के, 10 सब्जेक्ट पढ़ के आप क्लर्क बन सकते हैं। एक अच्छे गायक नहीं बन सकते। तो अगर आपका गाना लाइफ़ में फ़ोकस है, तो आप संगीत पे ध्यान दें। अगर आपका गणित अच्छा है, तो आप गणित में ध्यान दें। तो एक स्पेशलाइज़ेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं जो खाना शानदार बनाते हैं। आप शेफ़ बन जाएँ ना, आपको क्या ज़रूरत है पूरी दुनिया की पढ़ाई करने की? तो जो आपकी जो इंडिविजुअल फ्लेयर है, जो बच्चों में आप देखते हैं, कुछ अच्छा ड्रॉ कर पा रहे हैं, करने दीजिए उनको, उसी में आगे बढ़ें वो। आज आज के दिन में स्पेशलाइज़ेशन बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है। राजीव जी बोले धर्म और रिलीजन दोनों अलग-अलग हैं। सर आप बिल्कुल समझाएँ मैं एक ऐसा इंसान हूँ ना जो मेरे बिलीफ हैं बड़े कन्विक्शन के साथ है बट बड़े लूज़ भी हैं। मैं होने को तैयार हूँ। अगर रास्ता सही है तो फर्म बिलीफ लूज़ हेल्ड इज़ माय फिलॉसफी। तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं बच्चों से क्या चाहूँगा आई एम ओके विद व्हाट दे डू इन ग्रेड्स। तो आज दोनों एक बता सकते हैं बिल्कुल गवाही दे सकते हो आप लोग आकर के कि नंबर के ऊपर में आपको कभी गाली पड़ी है मेरे से? नहीं, आई डोंट केयर। सो एज़ लॉन्ग एज़ यू गाइज़ एन्जॉय डूइंग व्हाट यू डू, आई हैव नो इश्यूज़ विद नंबर्स। ऑफ़िशियली हमने उन दोनों में से एक को तो 1 साल बोला कि ठीक है ना, नंबर कम आया तुम टेंशन में रुक जाओ 1 साल और। तो चंचल बोल रही हैं, आप में बदलाव आया जब दिल्ली में आपने नारायणा में एडमिट लिया, पापा ने भेजा था, मुझे अभी भी याद है। आ एक तो चंचल वो जो समय था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। वो बहुत सारा स्ट्रगल जिसमें आप सबने भी बहुत सपोर्ट किया था। तो एक ट्रिगर था नारायणा में भी मुझे याद है वो एल्प्स अकेडमी सीडीएस की परीक्षा रिटन पास होने के बाद देखिए तैयारी के लिए गए थे और वहाँ जो कर्नल साहब थे उन्होंने एक तो फ़ी लेके पढ़ाया उसके बाद सेकंड बैच में मुझे ऐसे बिना पैसे के पढ़ाया था। तो शायद उनको लगा होगा इस लड़के में है तो उन्होंने वो एक
दूसरे बैच में मुझे फ्री में पढ़ने दिया। उन रिश्तेदारों सबका बहुत-बहुत शुक्रिया जिनके घर पे रह के हम वो सब पढ़ाई कर पाए। तो मयूर विहार से नारायणा तक का रोज़ का सफ़र होता था। तो एक कोई ख़ास तो चंचल मैं अभी नहीं बता सकता हूँ कि ट्रिगर क्या हुए हैं। अभी भी जर्नी जारी है, अभी भी सीख रहे हैं हर दिन और ग्रेटफुल हैं कि जिस तरह से ज़िंदगी पैन आउट हुई है, आप सब लोगों का साथ रहा है उसमें। बट हम सबकी ये जो जो हमने गलतियाँ कर ली ना, वो बच्चों के लिए ठीक कर पाएँ। तो मैं बड़े गर्व के साथ बोल सकता हूँ कि मैंने पिया को जब भी अपने पापा से बात करते देखा, तो वो दोनों एकदम ऐसे जोक करते रहते, इतनी मस्ती रहती है, इतनी फ्रीडम मेहमान ने दी है उनको और बहुत अच्छा लगता है आपको देख कर के। तो थैंक यू सो मच। तो आज के जो टॉपिक है उसको खत्म करें, 45 मिनट्स हो गए हैं। 8 चीज़ें जो कि रिसर्च ने बताया कि बच्चों को हमसे चाहिए, जो मैं ये टॉपिक पैरेंटिंग वाली खत्म ही कर रहा हूँ, ज़्यादा आप लोग को प्रीच नहीं कर। फर्स्ट थिंग इज़ सिक्योरिटी। बच्चों को एक सेफ महसूस होना चाहिए घर के अंदर में। क्या-क्या चीज़ें चाहिए उसमें शेल्टर चाहिए, रहने एक सुरक्षित घर हो, खाना हो, कपड़े हो जब भी ज़रूरत पड़े दवाई रहे, उनको प्रोटेक्शन भी चाहिए। कोई हैरेसमेंट नहीं कर सके तो वो एक एक प्रोटेक्शन वाली सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है। सेकंड स्टेबिलिटी चाहिए कि स्कूल है वो स्टेबल होना चाहिए, दोस्तों में स्टेबिलिटी। तो मैं ये नहीं बोलता कुछ लोग ट्रांसफरेबल जॉब होती है, आपको अगर आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। बट अ, अगर मुझसे कोई पूछे मेरी ज़िंदगी में एक अचीवमेंट तो ये है कि अदिति और अवनी उन दोनों को एक फर्स्ट से लेके 10th तक एक स्कूल में पढ़ने का मौका मिला, तो आपको एक स्टेबल सी फ्रेंड सर्कल मिलती है, एक कॉलेज स्कूल का जो मैं उनको ये दे पाया। आप सबकी दया और भगवान की भी कृपा है पॉसिबल हो पाया। कंसिस्टेंसी चाहिए बच्चों को। ये नहीं कि माँ-बाप में से दोनों एक गुड कॉप, बैड कॉप खेलने लगे, नहीं। जो वैल्यूज़ हैं, अगर सही करें तो दोनों से प्यार मिलनी चाहिए, अगर गलत होगी तो दोनों से ये सुझाव आना चाहिए कि बेटा इसको और बेटी इसको आप अच्छा कर सकते हो। इमोशनल सपोर्ट बहुत सारा चाहिए बच्चों को। अ, उ उन्हें आपका ट्रस्ट चाहिए, बच्चों को आपका रिस्पेक्ट चाहिए बहुत ज़्यादा, जिससे उनकी सेल्फ एस्टीम डेवलप होती है। कॉन्फिडेंस आती है कि मेरे माँ-बाप मेरे में भरोसा कर रहे हैं, तो मैं अच्छा करूँगा या अच्छा करूँगी। इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। वो कौन-सा ट्रेड सेलेक्ट करते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्या करना चाहते हैं? फ़िल्म में जाना चाहते हैं, डांस करना चाहते हैं क्या करना चाहते हैं? आर्ट्स में जाना चाहते हैं? बहुत सारे स्ट्रीम्स खुले हैं, नई-नई चीज़ें आ रही हैं, तो कुछ एक सेट पैटर्न नहीं है कि मेरे को बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना, ना, ये पुरानी चीज़ें हो गई। पता नहीं अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम एक सेशन लेंगे, उसके ऊपर बड़ा इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। किस तरह से ज़िंदगी को चेंज करने वाला है, क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट रहेंगी, क्या चीज़ें एकदम गायब हो जाएँगी बिल्कुल, कितने सारे जॉब्स रिडंडेंट हो जाएँगे, देखते हैं। बच्चों को आपसे प्यार चाहिए, हमेशा चाहिए। चाहे आप में जितनी भी खामियाँ हों एज़ अ पैरेंट, अगर खाली आप दिन में 1-2 बार बोल पाएँ कि बच्चा मैं तेरे से प्यार करता हूँ, वो सारी चीज़ें भूल जाएँगे। सबसे पहले तो अटेंशन, प्यार 2 चीज़ें बिल्कुल चाहिए। तो भले वो आपको डिसओबे कर रहे हों गुस्से में हों आपसे आपसे फ्रस्ट्रेटेड हों या कभी-कभी बगावत भी कर ले, तब भी आपको ये बोलना है कि बच्चे मैं तेरे से अभी भी प्यार करता हूँ। गुस्सा क्षणिक होता है, आता है और जाता है। एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। तो आप जहाँ भी आपकी जो अ कैपेसिटी है उसके हिसाब से जो सबसे बेस्ट दे पाएँ, मेरे हिसाब से बिल्कुल करना चाहिए और मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे मम्मी-पापा ने मुझे बिहार में बहुत ही शुरुआत में एक पब्लिक स्कूल खुली थी, वहाँ पे मुझे डाल दिया था। क्लास 7th से मैंने पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की, 7th से 12th तक तो आप लोगों ने इतनी मुसीबतें उठाई उस समय में उतने पैसे देना, तो बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। ये डिफिकल्ट हुआ था, छठी तक आप अंग्रेजी हिंदी मीडियम में पढ़े हो सडनली जाके 7th में, बट इट प्लेड अ ह्यूज रोल इन my becoming a good successful salesman and then the journey ahead. So thank you so much. पॉजिटिव रोल मॉडल चाहिए बच्चों को लाइफ में, तो उनको एम्पैथी सिखाएँ, एक कंपैशन क्या होती है वो सिखाएँ, बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरों का हेल्प करना सिखाना बहुत इम्पोर्टेंट है और लास्टली स्ट्रक्चर चाहिए। तो बच्चों को छोटे बच्चों को रूल्स रेगुलेशन भी चाहिए, बाउंड्री चाहिए लाइफ में कि ये करना सही है, ये करना सही नहीं है। जिन बच्चों को बचपन में गाइडेंस और बाउंड्रीज़ नहीं मिलती, वो बहुत जल्दी एडल्ट्स बन जाते हैं। तो अ, स्ट्रक्चर की काफ़ी इम्पोर्टेंस है। डिसिप्लिन स्ट्रक्चर अलग-अलग होती है। तो डंडा लेके डिसिप्लिन नहीं, बट एक सेल्फ एग्रीड रूल्स होने चाहिए। ये करना ठीक है, इतने बजे तक घर के बाहर रहना ठीक है, इतने घंटे तक टीवी देखना ठीक है, म्यूचुअली एग्रीड है। दोनों की एग्रीमेंट, ये नहीं कि आपकी मर्ज़ी खाली चले, दोनों तरफ की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। तो ये था हमारा छोटा-सा एपिसोड ऑन पैरेंटिंग।
उम्मीद है आप लोगों को ज़्यादा नाराज़ नहीं किया है मैंने। दिल खोल के बात की है, बहुत सारे कुछ लोग को इसमें दुःख भी हो सकता है, कुछ लोगों को अच्छा भी ना लगे, बट जो मेरे दिल की बात थी और मेरी बेटी ने बोला तुम सब कुछ खोल के क्यों बता देते हो? तो भई ऐसा ही हूँ मैं, ओपन बुक, ज़्यादा छुपाता नहीं। क्योंकि याद रखिएगा, जाते-जाते एक बात कहना चाहता हूँ, जो सच बोलता है उसको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं। जो झूठ बोलता है उसको हमेशा याद रखना पड़ता है किसको कितना बताया था, उसके आगे वाले को कितना बताया था। तो सच बोलिए, ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी लाइफ़ में, सीधी-सीधी लाइफ़ जाएगी। थैंक यू सो मच। कल के लिए एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक चुनते हैं और फिर मिलते हैं कल आप सबसे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू बॉक्सर, थैंक यू मिश्रा जी, उम्मीद है आपकी बेटी अच्छी होगी। ऐश्वर्या, आई विल टॉक टू यू, बाय, टेक केयर। और अभी also time for us to say thank you to all the people who have joined on Facebook Live. Vicky, hi, उम्मीद है एपिसोड अच्छी लगी होगी। पुष्कर भाई शुक्रिया, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। ध्रुव ज्योति जॉइनिंग। सौरभ, थैंक यू। शर्मा जी सो मच। समीर साहा जी, परवेज भाई, सुप्रिया, थैंक यू सो मच। ऑल योर ब्यूटीफुल कमेंट्स, थैंक यू नायक जी आपके विचार के लिए। पाजी, thank you so much. Tendendra Paji, Shukriya Nikhil. Thank you, Papa, for being online. Chanchal, so much. Beautiful. बेबी फुआ जी, नमस्कार। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। अभिनव जी, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत दिन बाद आप दिखे। संध्या जी, आप ज्वाइन हुए, खुशकिस्मती है हमारी। थैंक यू सो मच। Thank you for joining. Chanchal, thank you so much. Supriya, thank you. Bye. See you all tomorrow with a new topic. Interesting. Bye.